गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी आएंगे। सभी का वेट किया जा रहा है 1 मिनट के लिए। आ जाइए। 1 मिनट वेट कर लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, सभी का वेट किया जा रहा है। आ जाइए सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी आ जाएंगे जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाइए सभी। गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी जल्दी जल्दी लाइव आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 7। ओके। हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पर्यावरण। ओके। हमारी भूगोल की किताब है, ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जो आप सभी को पढ़नी है मेरे साथ। ठीक है, मेरे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, उसको हाईलाइट भी करना है आपको। ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीक भेज दी थी, क्लास 7 की एनसीईआरटी। ओके। तो जो मैं बताऊंगा उसको हाईलाइट करते चलेंगे। हमने 6 क्लास की खत्म कर दी है। उसको आपको रिवाइज करना है। हमने उसमें से इम्पोर्टेंट पोर्शन बताया आप सभी को। ठीक है। तो आपको उसमें से जो जो पोर्शन है उसको देखना है आपको। ओके। सभी हाइलाइटर या अपने पास पेन लेके बैठेंगे। मैं जो जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपको हाईलाइट करना है अपने बुक में, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। हमें क्या क्या पढ़ना है, हम सबसे पहले जाएंगे इसके कितने कितने भाग है इसमें वो देखेंगे। कितने चैप्टर है इस पाठ्यक्रम में। जी, 7 क्लास की एनसीईआरटी है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, इंपॉर्टेंट होगा ना आपका तो ही मैं आपका कमेंट लूंगा, ठीक है। वरना ज्यादा कमेंट पे आप मत बैठो, क्योंकि आपको फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है पर्यावरण। ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है पर्यावरण। फिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारी बदलती पृथ्वी, तीसरा अध्याय हमें क्या देखना है, हमारी बदलती पृथ्वी। चौथा देखना है हमें वायु। फिर देखना है जल। 1 मिनट बच्चों। ठीक है। वायु देखना है, फिर जल देखना है। फिर अध्याय 6 में देखना है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण, अनन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये मैंने आपको बताया, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस पुस्तक में किस प्रकार दिया गया है, ठीक है। वो हमें देखना है। यानी हर किताब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आपको जानना है अच्छे से। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रेगिस्तान में जीवन। ठीक है। तो ये हमारा एक एक वीक में ही हमारी बुक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम डेली एक चैप्टर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता है, और जो इम्पोर्टेंट होता है हम वही चीजें पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अपने पास आप बुक बुक और पेन लेके बैठेंगे, जो जो मैं आपको हाईलाइट बताऊंगा वो, और ध्यान भी देंगे आप लेक्चर की तरफ। क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको आपको समझना भी होता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी में दिया होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला पहला अध्याय हमारा पहला अध्याय है पर्यावरण। ठीक है। क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे पहला अध्याय। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। वही एक मैदान में खेलने के लिए वहां पर वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है। हमें ये स्टोरी थोड़ा बहुत जानना है कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण होता है, ठीक है, क्या कहा हुआ है उसमें, ठीक है, क्लास के स्टार्ट में। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है, ठीक है। रवि ने क्या पूछा अपने शिक्षक से, पर्यावरण क्या है, ये आज हमें इस पाठ्यक्रम में जानना है। तो
जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने क्या बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हो वो क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, इस 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 डेफिनेशन को आपको हाईलाइट कर लेना है। जो कुछ भी है आप अपने आसपास देखते हो वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, मतलब यह क्या कहा शिक्षक ने कि कुछ, देखिए, कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया, प्रकृति ने किया है। ठीक है, यह हाईलाइट करेंगे हम, पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े आदि, किताब। ठीक है, मतलब पर्यावरण दो प्रकार के हैं हमारे, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, जो हमें प्रकृति ने दिया है, और सड़क, सॉरी, पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी प्रकृति ने दिया है, मानव ने क्या क्या दिया है, कार, कपड़े, सड़क, किताब। ठीक है, ये दो टाइप में हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हमें उसमें कंपैरिजन करने बताता है। ठीक है, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन में एनसीईआरटी के कंपैरिजन करने बताता है। तो चलो आगे बढ़ेंगे हम, पहले ये पढ़ लेंगे, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए क्या, भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, कार कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पर्यावरण के घटक। ठीक है, दो घटक होते हैं कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक, पर्यावरण के दो घटक है हमारे, एक प्राकृतिक तथा एक मानव निर्मित। देखिए यहाँ पर आप कौन कौन से प्राकृतिक है और कौन कौन से मानव निर्मित है, सबसे पहले देखेंगे। देखिए पर्यावरण के, ये देखिए पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक, ये हमारे मानव निर्मित, और नीचे कौन से दिए हमारे, मानव। ठीक है, ये मानव निर्मित। ठीक है, प्रकृति की यहाँ पर तीन घटक दिए हुए हैं, एक एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, एक स्वतः मानव। ठीक है, क्योंकि मानव ने ही बाकी वस्तुएं बनाई है, तो मानव भी उसी में प्रकृति में आएगा। ठीक है, तो इस तीन भागों को आपको इस मैप को अच्छे से देख लेना है, किस तरीके से ये मैप बना है। ठीक है, माइंड मैप बना है। तो देखिए पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक में क्या क्या आता है, प्राकृतिक में आता है हमारा वायुमंडल, दूसरा आता है हमारा जल मंडल, फिर स्थल मंडल, ये हमने पढ़ा है। फिर हमारे क्या आता है, हमारा आता है सजीव। ये देख सकते हैं आप, हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा सजीव। तो ये हमारे चार पोर्शन आ रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, प्राकृतिक में, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक में क्या आ रहा है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, मीन्स सजीव। ठीक है, ये आपको बता दिया है मैंने जनरल ज्योग्राफी में भी। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की गरज है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक है हमारे। ठीक है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। उसके बाद मानव निर्मित कौन कौन से हमारे, मानव निर्मित है हमारे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग तथा क्या है, हमारे स्मारक। ठीक है, यह हमारे पर्यावरण के मानव निर्मित घटक है। उसके बाद मानव, मानव में कौन कौन से घटक आते हैं पर्यावरण के हिसाब से, क्योंकि मानव भी प्रकृति का ही घटक है। एक परिवार, एक व्यक्ति आता है, एक परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म आता है, शिक्षा है, शैक्षणिक आती है, फिर आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक स्थिति। ठीक है, मानव प्रकृति में यह आता है। ठीक है, एक व्यक्ति, परिवार। ठीक है, जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे उसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें एक पर्सन, परिवार को हम क्या, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये आती है मानव में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है पर्यावरण के घटक में। अब हम पढ़ेंगे आगे,
क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें? जीवीय और अजीवीय मीन सजीव एवं निर्जीव। सजीव प्राणियों का संसार मीन सजीव। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक है। हमारा जो जीएस 3 वाला पोर्शन है, ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा जीएस 3 वाला पोर्शन है, जो हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हमें जो पढ़ना है, वो इसी पोर्शन में पढ़ना है, क्योंकि हमारा कनेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। ये हमारा जो पोर्शन होता है इकोलॉजी और भूगोल का, ये हमारा कनेक्टेड एरिया होता है, तो आपको इस पे ध्यान देने की गरज है अच्छे से, ठीक है। आप इसी के साथ साथ जीएस 3 वाला भी पोर्शन पढ़ रहे हो। तो हमारा जीवीए में क्या है? सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी, एक मिनट हाईलाइट करेंगे सभी। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को, ठीक है, क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह क्या है? ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का, ठीक है, परिघटनाओं का क्या है? ये मिश्रण है। ये याद रखना है आपको, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। उसके आगे पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में भी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। इसमें क्या है? दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है। यह हाईलाइट कर लेना आपको। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रक्रिया या परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाए गए रचनाएं सम्मिलित है, ठीक है। मानव पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? मानव की परस्पर प्रक्रियाएं या क्रियाएं, मानव की गतिविधियां तथा उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ठीक है, यह सम्मिलित है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे हम। ध्यान दीजिए बच्चों, प्राकृतिक मीन्स नेचर द्वारा, ठीक है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण किस किससे बनते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल, इससे आप पहले से परिचित होंगे। अब आइए इनके संबंध में कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी क्या क्या पढ़ा है? हमने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल पढ़ा है। आपको इसमें थोड़ी सी समझने में इजी जाएगा अभी, क्योंकि हमने ये चीजें पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। तो अभी जानेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, बराबर है। ये मैंने बताया था आपको, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए। उसके आगे क्या लिखा है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है, ठीक है। यह हाईलाइट कर लीजिए आप। ये स्थल मंडल के बारे में डेफिनेशन मिल चुकी है आपको क्लियरली कि यह क्या होता है। पृथ्वी की एक ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। एवं पट्टी सॉरी मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यह महाद्वीपों के अलावा कहा होता है? महासागर की सतह पर पाई जाती है। यह हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है तथा खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ ध्यान देंगे आप, ये मैप देखिए आप अच्छे से, इसको समझ में आएगा आपको।
ठीक है, ये मैं आपको देखिए, आप अच्छे से, आपको स्थलमंडल जलमंडल अच्छे से समझ में आएगा इसमें, आपको देखिए। सभी देखेंगे अच्छे से। दिख रहा है आपको ये क्या है हमारा? ये देखिए, ये हमारा जलमंडल नदियों वाला पोर्शन, बराबर है। ये हमारा जैव मंडल आया है, जैव मंडल कहाँ कहाँ तक, बायोस्फीयर हमारा। ठीक है, ये हमारा स्थल मंडल है, ये वाला स्थल मंडल है, और ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, अब क्या पढ़ना है हमें? जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। हमारा जलमंडल किससे बनता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। हमने जलमंडल पढ़ा है, हमने आपको नदी बताई, हमने आपको झील बताई, समुद्र बताया, महासागर बताए, बराबर है। 4 कॉन्टिनेंट के अभी तक हमने। अब आगे बढ़ेंगे हम। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। क्या करता है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उसके चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों की रक्षा करता है। ठीक है, यह हम साइंस एंड टेक में भी थोड़ा पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी में भी थोड़ा पढ़ेंगे, और हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जहां इसका रिलेवेंस है उन जगहों में भी हम पढ़ने वाले हैं, एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों की रक्षा करता है। ठीक है, जो सूर्य से जो हमें विकिरण आती है उससे बचाने वाली, बचाता है हमें। ठीक है, वायुमंडल, इसमें कई प्रकार की गैसें, ठीक है, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने में मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर वायुमंडल में अगर ज्यादा बादल होते हैं तो वर्षा होती है। अगर गर्म क्या होता है, अगर सूर्य गर्म होता है तो क्या होता है? गर्मी होती है। ठीक है, इस तरीके से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल। ठीक है, क्या होता है? जैव मंडल के बारे में डेफिनेशन। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ जहाँ स्थल एवं जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, संकीर्ण क्षेत्र मीन्स उसका बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, फैला हुआ क्षेत्र। संकीर्ण क्षेत्र मीन्स उसका फैला हुआ क्षेत्र होता है। ओके, अब आगे देखेंगे, अब पारितंत्र क्या है, मीन्स इकोलॉजी क्या है। ठीक है, इकोलॉजी यहां दी है उसकी डेफिनेशन। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, क्या है पारितंत्र? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर प्रक्रियाएं करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंध होते हैं। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कहा, हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। ठीक है, बस आपको यहाँ डिफिनेशन पढ़नी है कि हमें क्या क्या एक मिनट इधर स्क्रीन ले लेता हूं मैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के बारे में यानी पारितंत्र क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। ठीक है, एक मिनट, मेरी स्क्रीन रुकी थी, एक मिनट। ठीक है, हाँ, अब आ रही है मेरी स्क्रीन बराबर? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बच्चों।
हेलो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे देखेंगे क्या क्या हमें बताया गया यहाँ। ये कहानी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कहानी पढ़कर एक बार, थोड़ा आ, आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि पारितंत्र क्या है। ठीक है, देखिए, रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से पूछा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मुझे इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको आ, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे 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 हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेती नजर आती है, लेकिन वहां ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीड़े भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, पारितंत्र की डेफिनेशन दी गई है, आप देखिए अच्छे से। ठीक है, 1 मिनट में इधर थोड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन। थोड़ा क्या कहा गया इसमें पारितंत्र के बारे में? सभी पेड़ पौधे सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षों वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, हाईलाइट कर लीजिए। पारितंत्र में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मानवीय पर्यावरण। क्या आपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया, मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने क्या किया था? स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। बराबर है। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। बराबर है, क्योंकि पहले के लोग क्या थे? घुमंतु जीवन जीते थे, एक जगह नहीं रहते थे। उन्होंने प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन बना लिया था। वह शिकार के तरीके से अपना खाना बनाते थे। बराबर है। उनके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर उन्होंने फसल उगाना शुरू किया मानव ने। फिर पशु को पालना स्टार्ट किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया। ठीक है, अन्न का संग्रह किया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया, व्यापार आरंभ किया, वाणिज्य का विकास किया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर क्या हुआ? उत्पादन प्रारंभ हो गया। ठीक है, परिवहन की तेज गति प्रारंभ हो गई। सूचना एवं क्रांति से पूरे विश्व में संचार एवं सहज और द्रुत हो गया। क्या हो गया? जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, ठीक है, आधुनिकता आई, लोगों में हर चीजें की मांग बढ़ती गई। लोगों ने रोडों का निर्माण किया। बराबर है, संचारों का निर्माण किया, विश्व भर में संचार क्षेत्र फैला है। ठीक है, उसके बाद आप जानेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक, फिर भी पढ़ लेंगे। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए।
रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। पारितंत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो जोड़िया उड़िया बनाना होता है ये आपको करना है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद हम कल देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट अध्याय पृथ्वी के अंदर। तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ के आना है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक बार मेमोराइज करना है। आज का पाठ्यक्रम हमारा समाप्त होता है। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया वो आपने हाईलाइट किया है, उसको रिवाइज करना है। और जो आज का पोर्शन जो मैं सेकंड चैप्टर आपको बताया वो आपको पढ़ के आना है। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।